आज कमोडिटी राउंडअप के रेडार पर सबसे ऊपर कच्चा तेल है। क्यों? क्योंकि ये काफी महंगा हो चुका है। जनवरी की शुरुआत से अब तक अगर बात की जाए तो कच्चे तेल की कीमतों ने तकरीबन 35% का रिटर्न कमा कर दिया है। अब जरा घरेलू बाजार पर नजर डालते हैं। 4290 के ऊपर यानी कि 4300 के करीब इसकी कीमतों में हमने कारोबार होता हुआ देखा है। दरअसल ये तेजी आई कहां से है? ग्लोबल मार्केट में WTI क्रूड पर नजर डालें तो अब इसकी कीमतें तेजी से 62 रुपए की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। लास्ट जब मैंने देखा $61.75-70 के आसपास का यहां पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। 5 महीने की ऊंचाई पर यहां ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट की भी बात करें तो $70 के करीब ये कमोडिटी जा पहुंची है और लगातार हमने इसमें मजबूती देखी है। जैसे मैंने कहा कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक हमने 35% के आसपास की मजबूती इस कमोडिटी में देखी है। हाँ, उससे पिछला क्वार्टर था जहां पर हमने इसे 35-40% गंवाते हुए भी देखा था। वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अब वही सबसे बड़ा सवाल है कि यहां से अब स्ट्रेंथ कितनी जारी रहेगी। कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने मजबूती आते हुए देखी है। ओपेक एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। ओपेक में जो तीव्र गति से अग्रेसिवली सप्लाई कटौती देखने को मिली है, उसके बाद से हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतों में स्ट्रेंथ आई है। दरअसल ओपेक की जो सप्लाईज हैं वो 4 साल के लोज को हिट कर रही हैं और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने तेजी देखी है। यूएस की ईरान पर पाबंदी और सख्त करने की तैयारी है। याद रखिए, पिछले साल मई में हमने देखा था कि ईरान पर ये सैंक्शंस लगाए गए थे। उसके बाद वेनेजुएला पर भी हमने मार पड़ती हुई देखी थी। ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने देखा है कि कच्चे तेल की कीमतों को बल मिला है। हाल फिलहाल में अमेरिका हो, चीन हो, उसकी तरफ से भी इकोनॉमिक आंकड़े काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं, जिससे डिमांड साइड की जो आशंकाएं हैं वो भी थोड़ी सी छटती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ से चाल कैसी रह सकती है? कच्चे तेल की मूवमेंट को हम इसलिए भी समझते हैं क्योंकि ये सीधा रुपए से लिंक्ड होती है और क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में हमने तेजी आते हुए देखी है, इस वजह से हमने रुपए को दबते हुए देखा है। $1 की कीमत अभी हम देख रहे हैं 69 रुपए 20 पैसे के पास है। हाँ, थोड़ी निचले स्तरों से रिकवरी आई है, इसके कुछ अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन कच्चा तेल एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है जिसकी वजह से हम करेंसी पर भी प्रेशर बनता हुआ देखते हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे की चाल किस प्रकार की रहने वाली है, किन फैक्टर्स पर नजर रखने की जरूरत है, उस पर बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, जबरदस्त तेजी, 35% का रिटर्न ये कमोडिटी ऑलरेडी 3 महीने में कमाकर दे चुकी है। अब किन फैक्टर्स पर नजर रखने की जरूरत है? अमेरिका का कैसा रुख दिखाई दे रहा है? जी हाँ नेहा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कच्चे तेल में देखने के लिए, और जैसे आपने कहा पिछला 3 महीना लगातार एक खबर के बाद दूसरी में हमने यहाँ पर बढ़त बनते हुए देखी है। कच्चे तेल में जो लेटेस्ट बढ़त आई है वो इसलिए आई है कि यूएस ने यहाँ पर कहा है कि जो ईरान के सैंक्शंस हैं वो यहाँ पर वो बढ़ाने का सोच रहे हैं, और मई के पहले हफ्ते में जब वो रिव्यू आएगा वेवर्स का, उस समय वो जो 8 कंट्रीज हैं जिनको वेवर्स दिए गए थे उनमें से 5 को शायद यहाँ पर वेवर्स जारी रहेंगे। उसमें इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान वगैरह हैं, लेकिन ग्रीस, इटली और ताइवान को यहाँ पर अब आगे वेवर्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। इन कंट्रीज को उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन है ईरान से वो 0 पर लानी होगी। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका असर हमने ऑफकोर्स कच्चे तेल पे पड़ते हुए देखा है। दूसरी बात यह है कि जो यूएस के सैंक्शंस हैं वेनेजुएला पे, उसके लिए भी उन्होंने कहा है ऑयल ट्रेडर्स और रिफाइनर्स अब वेनेजुएला से तेल खरीदना कम करें। तो इन कंट्रीज के लिए जिस तरह की खरीदारी बाजार में है उसके प्रीमियम हमने यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखे हैं। ये तो ऑफ कोर्स एक फैक्टर है। दूसरा ये कि यूएस का अपना आउटपुट हमने थोड़ा सा यहाँ पर कम होते हुए देखा है। पीक हमने यहाँ पर 12.1 मिलियन बैरल पर डे देखा था, लेकिन जो मार्च के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से एवरेज 11.9 मिलियन बैरल्स बन के आ रही है। तो ऑफ कोर्स वो पेस में हल्की सी ग्रोथ है। तीसरा फैक्टर है कि आपने जो ओपेक की आउटपुट देखी है मार्च के महीने के लिए, वो 4 साल में सबसे कम उत्पादन है, वो एक सपोर्टिव फैक्टर्स यहाँ पर है। ग्लोबल इक्विटीज में अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त है, और जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग डेटा हमने यहाँ पर यूएस और चाइना से आता हुआ देखा है, तो बाजार ये मान रहा है कि अच्छा डेटा यानी कि अच्छी मांग आगे हम देखने को मिलेगी। तो सप्लाईज यहाँ पर हल्के हल्के कम हो रही हैं, मांग यहाँ पर बढ़ रही है। बाजार इस एस्टिमेट के साथ भी काम कर रहा है कि इस क्वार्टर में शायद हम हल्का सा ग्लोबल मार्केट्स में कच्चे तेल में डेफिसिट बनता हुआ भी देखेंगे। तो उसका फायदा ऑफकोर्स यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस में है। लेकिन एक कॉशन है यहाँ पर नेहा कि प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये सब फैक्टर्स हम शायद इन द प्राइसेस ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कुछ कंसोलिडेशन इन लेवल्स पे बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम हल्की सी तेजी यहाँ पर और देखें। आई थिंक $2-3 की बढ़त यहाँ से और है, लेकिन उसके पहले कंसोलिडेशन की जरूरत है। बिल्कुल, और यही CNBC आवाज अपने दर्शकों की मदद करता है कि वो कॉशन आपको
कहां पर बरतना है। शुक्रिया मनीषा वो सारी डिटेल्स रखने के लिए। चलिए अब स्ट्रैटेजी जानते हैं। रेलिगेयर कमोडिटीज की वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च सुगंधा सचदेव जुड़ चुकी है। सुगंधा, इन स्तरों पे कच्चे तेल में क्या करें? गुड मॉर्निंग नेहा, एज यू पॉइंटेड आउट बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं जो प्राइसेस को हायर साइड पे ड्राइव कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन अ स्टेलर रैली दैट हैज कम इन प्राइसेस। मुझे लग रहा है अभी ये और कंटिन्यू हो सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड $65 पर बैरल एट NYMEX। अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूँ, वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस, बट स्टिल अभी मार्केट बाइंग जोन में ही है, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, बीट सैंक्शंस ऑन ईरान एंड वेनेजुला और ओपेक लेड सप्लाई कट्स। ये फैक्टर्स हैं अभी भी मार्केट को ड्राइव करेंगे ऑन द हायर साइड। और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर जो कंसर्न्स थे वो कुछ हद तक ईज ऑफ हुए हैं। रिस्क ऑन एनवायरनमेंट है मार्केट में, ये प्राइसेस के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरह एक्ट करेगा। आज इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 4250। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेंगे 4200 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 4340 और लेवल्स। हैविंग सेड, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है प्राइसेस कैन एज हायर टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ अराउंड 4480 एट डोमेस्टिक बोर्सेस। ठीक है, यानी कि और स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और 4500 के काफी करीब के भी लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब सतर्क होने की जरूरत है और 4350 के आसपास का टारगेट आज के लिए सुगंधा दे रही है। सुगंधा, हैविंग सेड दिस, आप कह रही हैं कि कच्चे तेल में और स्ट्रेंथ देखेंगी, तो क्या इसका मतलब है कि रुपए में यहां पर प्रेशर बढ़ेगा कि $1.70 का स्तर छूता दिख रहा है? यस नेहा, एज आई मेंटेन इन वन ऑफ माय प्रीवियस शोज कि मुझे 6830 से मुझे लगा था रिकवरी देखने को मिलेगी इन USD। आई हैव गिवन लेवल्स ऑफ अराउंड 69.5, वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड दैट लेवल। मुझे लग रहा है रुपी में स्लाइट और वीकनेस देखने को मिल सकती है बिकॉज डॉलर इंडेक्स में भी हमने काफी हद तक राइज आते हुए देखा है। सो दैट विल एक्ट एज अ डैम्पनर फॉर इंडियन रुपी और USD में हम फर्दर बाइंग आते हुए देख सकते हैं। सो अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो आई वुड रिकमेंड बाइंग इन USD INR पेयर एट लेवल्स ऑफ अराउंड 69.35 इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे 69.15 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में इनिशियली टारगेट कर सकते हैं 69.70 एंड देन इन कमिंग डेज वी कैन इवन लुक एट लेवल्स ऑफ अराउंड 69.95 और लेवल्स। ओके, यानी कि कच्चे तेल के साथ साथ USD INR भी खरीद के चलना है। 70 की तरफ बढ़ता हुआ डॉलर नजर आ रहा है। चलिए फिर सोने चांदी पर नजर डालते हैं। यहाँ पर तो चाल थोड़ी फीकी पड़ती दिख रही है। घरेलू भाव 3 महीने के लोस के पास ट्रेड है, 31,500 के नीचे सोना उतर आया है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कुछ रिकवरी दिख रही है और गोल्ड होल्डिंग्स की भी अगर बात करें तो ये गिरती हुई दिखी हैं। अब जरा बताइए कि इस तरह के मार्केट में यहाँ पर कैसे कमाई हो? अगर अब रुपया यहाँ से और कमजोर हो रहा है, मतलब यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए या रुकें? नेहा, मुझे लगता है येस, वहाँ से खरीदारी करनी चाहिए, दो इट्स अ कॉन्ट्रेरियन व्यू बिकॉज प्राइसेस काफ़ी ओवरसोल्ड हैं, दे आर ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू 3 मंथ लोज। अभी भी अगर हम देखें तो ग्लोबल इक्विटीज़ आर सोरिंग सिग्निफिकेंटली हायर, यही एक फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी हद तक सप्रेस कर रहा है। बट ब्रेग्जिट को लेके अभी भी काफ़ी हद तक क्योस बना हुआ है। ओवरऑल ऑप्टिमिज्म का माहौल आया है विद रिगार्ड्स टू ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन। अभी काफ़ी हद तक कंसर्न्स ईज हुए हैं बिकॉज अगर हम US का मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखें या चाइना का फैक्ट्री एक्टिविटी डेटा देखें जो रीसेंट आया है, दैट हैव बीन क्वाइट अपबीट। इसी की वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हमने प्रेशर आते हुए देखा। बट मुझे लगता है यहाँ से डेफिनेटली एक रीबाउंड देखने को मिल सकता है, दो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस। पर यहाँ पे मैं बाइंग ही एडवोकेट करूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 31,750 बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 31,650 और हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं 31,950। हैविंग सेड, अगर गोल्ड के ओवरऑल आउटलुक की बात करूं तो मुझे लगता है प्राइसेस जब तक 32,350 और लेवल्स को नहीं ब्रेक करते आउटलुक ओवरऑल पॉजिटिव नहीं होगा। वी नीड टू क्रॉस दैट हर्डल और इंटरनेशनल मार्केट में भी 1310 नीड्स टू बी कन्विंसिंगली ब्रीच्ड, तभी आउटलुक ओवरऑल पॉजिटिव होगा। बट यस, अगर हम पर्थ सेल्स की बात करते हैं वहाँ पे हमने काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट सेल्स आते हुए देखा है मुझे लगता है, और इंडिया में भी मुझे लगता है जो वेडिंग डिमांड आएगी उसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस को कुछ हद तक सपोर्ट मिलेगा। चाइनीज सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी हमने देखा है कि कुछ एक्यूमुलेशन यहाँ पर शुरू हुआ है, जैसा IMF की रिपोर्ट में निकला है। जरा बताइए चांदी में कैसा रुख दिखाई दे रहा है? चांदी की बात करें तो 37,200 ऑड लेवल्स पर चांदी भी सपोर्ट ले रही है। मुझे लगता है जब तक ये लेवल होल्ड करता है वी कैन डेफिनेटली गो इन फॉर बाइंग ऑन डिप स्ट्रैटेजी, प्रूडेंट रहेगी भी मार्केट में। सो आई वुड एडवोकेट बाइंग इन सिल्वर एट लेवल्स ऑफ अराउंड 37,300। स्टॉप लॉस रहेंगे 37,100 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 37,650 ऑड लेवल्स। ओके, चलिए तो सोने चांदी में भी खरीदारी करने की सलाह निकल कर आ रही है। 37,200 के पास चांदी सपोर्ट ले रही है, मतलब उसके नीचे लुढ़कती हुई फिलहाल सुगंधा को नहीं दिख रही। मेटल्स पे जरा अब नजर डालते हैं। जो चमक, जो धार हमने मेटल्स में देखी थी, आज वो बिल्कुल फिजल आउट होती दिखी। एकमात्र देखिए निकेल ही है जो हरे निशान में अपने आप को टिकाए हुए है 910 के ऊपर, वरना बाकी जितने भी यहाँ पर मेटल्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं।
छोटे दायरे का ट्रेड ही यहाँ पर दिख रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि रुपया कमज़ोर है। तो ज़रा बताइए कि सप्लाई कंसर्न्स के बावजूद भी हम इस तरह का जो प्रेशर देख रहे हैं, क्या ये खरीदारी के लिए लेवल है, क्या इसे महज कूल ऑफ की तरह देखें? यस नेहा, मुझे लगता है कूल ऑफ हुए हैं बेस मेटल के प्राइसेस। हमने डॉलर इंडेक्स में जो एक अच्छी बढ़त आते हुए देखी, उसी की वजह से हमने बेस मेटल के प्राइसेस में एक सेल ऑफ आते हुए देखा है। बट मुझे लगता है अभी जो ऑप्टिमिज्म आई है मार्केट में, जो चाइना का फैक्ट्री एक्टिविटी डेटा, इट हैज़ रिजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंथ ऑफ मार्च, और यूएस का भी कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग डेटा और फैक्ट्री एक्टिविटी डेटा दैट हैज़ बीन क्वाइट पॉजिटिव फॉर द मंथ ऑफ मार्च, इवन तो रिटेल सेल्स डेटा हैज़ डिसअपॉइंटेड। पर मुझे लगता है ये मिक्स्ड क्यूज़ हैं। साथ ही साथ अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करें तो कॉपर की इन्वेंट्रीज में हमने पिछले 7 दिनों में वापस से एक डिक्लाइन आते हुए देखा है, और वापस से कॉपर की इन्वेंट्रीज हैव फॉलन टुवर्ड 11-year लोज। उसी वजह से मुझे लगता है कॉपर के प्राइसेस में सपोर्ट रहेगा। जिंक की भी इन्वेंट्रीज की बात करें सो दे आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू 28-year लोज। निकल में भी हमने इन्वेंट्रीज में डिक्लाइन आते हुए देखा है। सो ऑल दीज फैक्टर्स वुड सपोर्ट बेस मेटल प्राइसेस टू एन एक्सटेंट। सो कॉपर मेरी टॉप पिक रहेगी। आई वुड एडवोकेट बाइंग इन कॉपर एट लेवल्स ऑफ अराउंड 447। स्टॉप लॉस रहेंगे 444 एंड हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 454 ऑड लेवल्स। वहीं लेड में भी मैं बाइंग की ही रिकमेंडेशन दूंगी। लेड के प्राइसेस आर टेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट लेवल्स ऑफ अराउंड 136, और वहीं से हमने रिकवरी आते हुए देखी है अप्रैल सीरीज में। सो मुझे लगता है लेड में भी बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 139। स्टॉप लॉस रहेंगे 137.5। हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 142 ऑड लेवल्स। ओके, निकल पे ज़रा नज़र डालिएगा अब सुगंधा, क्योंकि इस साल मेटल्स में किसी ने जो सबसे धमाकेदार रिटर्न कमा कर दिए हैं वो निकल साबित हुई है। इसकी इन्वेंट्रीज भी हैं मल्टी ईयर लोज पर चल रही हैं एलएमई वेयरहाउस में देखा जाए। यहाँ अब आपको क्या स्कोप दिखाई दे रहा है? 910-11 रुपए के आसपास इसमें जो ट्रेड हो रहा है, क्या कर सकते हैं? निकल की भी बात करें तो मुझे लगता है येस, आउटलुक पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की साइड से डिमांड है। साथ ही साथ अभी एक रीसेंट डेटा के हिसाब से फिलीपींस में भी स्टील की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है बाय अराउंड 6 to 7%। उसकी वजह से भी निकल के प्राइसेस को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा। और मुझे लगता है निकल के प्राइसेस अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रेंज में रह सकते हैं, बट ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव नजर आता है एज लॉन्ग एज प्राइसेस आर होल्डिंग अबव लेवल्स ऑफ अराउंड 860। मुझे लगता है आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। निकल में भी डिप्स पे बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 902 to 904 बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस रहेंगे 892 और हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 925। हैविंग सेड, अभी अगर मैं ओवरऑल रेंज की बात करूं तो मुझे लगता है 860 ऑन द डाउन साइड एंड 970 ऑन द हाई साइड विल बी द रेंज फॉर नियर टर्म ओनली। 970 तक का आप टारगेट देख रही हैं, कब तक ये देख रही हैं? इसी साल अचीव होगा? कितना टाइम देंगी? आई थिंक आई वुड गिव अ पीरियड ऑफ अराउंड 1.5 month फॉर दिस लेवल। 1 से 1.5 महीने में आप निकल को 970 तक का लेवल छूता हुआ देख रही है। मतलब जिसके पास स्टॉक पड़ा है वो होल्ड करे 860 का, लेकिन एक सपोर्ट लेके चले। जिंक में भी जाते जाते सुगंधा मुझे बता दीजिए कि इतनी ही तेजी मजबूती दिख रही है आपको जिंक में? यस नेहा, जिंक में भी मजबूती दिख रही है, बट जिंक में हमने ऑलरेडी काफ़ी सिग्निफिकेंट गेन्स आते हुए देखे हैं। सो आई वुड प्रेफर टू वेट ऑन द साइड लाइन्स, और मुझे लगता है अगर कुछ सिग्निफिकेंट डिप्स मिले तभी जिंक में बाइंग करनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी हद तक रन अप दिखा चुके हैं। सो आई वुड प्रेफर टू वेट फॉर जिंक। ओके, तो जिंक में वेट एंड वॉच की रणनीति। आगे कुछ ब्रेकआउट्स के लिए आप ऑफ कोर्स सीएनबीसी आवाज देखते रहिए, लेकिन निकल में बहुत बेहतरीन मौके हैं इंट्राडे के लिहाज से भी, और 1 से 1.5 महीने का टाइम देकर चले तो करंट लेवल से 50 से 60 रुपए तक का अपसाइड सुगंधा को दिख रहा है। कॉपर इनकी बेस्ट पिक है, यहाँ पर भी ये अच्छी खासी मजबूती दिख रही है। सुगंधा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट पर, करेंसी पर बताने के लिए कि आज हमारे दर्शक वहां पर कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, खाने के तेल तिलहन पर होगी नजर। अच्छी खासी रिकवरी दिखी है, लेकिन क्या ये है खरीदारी का मौका? बताएंगे थोड़ी ही देर में।